विधि की रचना। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। तुम जानते हो कि कंप्यूटर दिए गए डेटा पर प्रोग्राम के अनुसार प्रक्रिया करके आउटपुट तैयार करता है। बच्चों, आप ये चीज़ जानते हो, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, पहले डेटा को इनपुट करता है, फिर उसके अनुसार प्रोग्राम के अनुसार उस पर प्रक्रिया करेगा और फिर आउटपुट तैयार करता है। कंप्यूटर को दी जाने वाली तर्कबद्ध सूचनाओं के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यह भी आप जानते हो। प्रोग्राम की सहायता से कंप्यूटर बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो पूर्ण कर सकता है अथवा कई समस्या हल कर सकता है। कंप्यूटर जो है, हम उसमें इनपुट करते हैं डेटा, उसके बाद उसके ऊपर क्या करता है, वो प्रक्रिया करता है। किसके मदद से करता है, प्रोग्राम की सहायता से, ठीक है। तो उसकी सहायता से वह अपना कार्य पूर्ण भी करता है और अगर पूर्ण ना कर सके तो बहुत सारी समस्या को हल भी कर सकता है, ठीक है। अब नीचे हमें दिया हुआ है, यह केवल समस्या हल करने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं। यह प्रोग्राम तैयार करते समय निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यहाँ हमें नीचे 8 मुद्दे दिए हुए हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है जब आप प्रोग्राम तैयार करते हो तब। जैसे कि पहले क्रम पर दिया हुआ है समस्या को पहले जानना, उसके बाद दूसरे क्रम पर दिया हुआ है समस्या के हल के लिए डेटा यानी कि इनपुट तथा अपेक्षित आउटपुट यानी कि निश्चित, ठीक है। आपने कुछ भी डेटा एंटर किया है तो उसके अनुसार आपका जो आउटपुट होता है वो आपको अपेक्षित आउटपुट तैयार करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना अंदाज से, ठीक है। कुछ गणित में जैसे प्रश्न होते हैं, वो प्रश्नों को आप देखकर आप उसका मौखिक आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब हम उनको गिनते हैं उसके बाद तो हम बता ही सकते हैं, पर उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके आंसर आपको मौखिक पता चल जाते हैं, यानी कि आंसर जो होते हैं वो मौखिक आपको पता चल जाते हैं, उसे कहते हैं अपेक्षित आउटपुट। उसके बाद तीसरे क्रम पर दिया हुआ है अपेक्षित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों यानी कि कारकों, ठीक है, पर विचार करना, यानी कि आपको आउटपुट तैयार करना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल गणित का दे रही हूँ क्योंकि गणित में ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि गणित में कोई प्रश्न है, ठीक है, उसका आपको अपेक्षित आउटपुट आपको पता है, यानी कि उसका आंसर आपको पता है। अब उस आंसर को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए जो जो हम सूत्र लिखते हैं वह हमें उस पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। उसके बाद समस्या हल करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों पर विचार करना। जब आप जो आपका गणित का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको आप जब सॉल्व करते हो उस समय आपके मार्ग में जो भी समस्या आती है, रुकावट आती है, उसके बारे में भी आपको विचार करना है कि अगर आपने कोई सूत्र लिखा है, वह सूत्र अगर सही नहीं है तो उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है उपलब्ध विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प पसंद करना। आपके पास 2-3 ऑप्शन है कि आप इस प्रकार से भी, इस पद्धति से या इस रीत से भी आप जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरी रीत से भी कर सकते हो। उनमें से जो आपको अच्छी लगे उस विकल्प से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है परिणाम की गणना करना, परिणाम आपको प्राप्त करना। फिर परिणाम के सत्यता की जांच करना, यानी कि आपका जो एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया, ठीक है, उसका जो उत्तर आपको आंसर मिल गया, उसके बाद में लास्ट में आपको उस आंसर को चेक भी करना है कि वह आंसर राइट है या रॉन्ग, ठीक है। ऊपर हमने जो मुद्दे देखे उसका अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हो तो आप समझ जाओगे कि प्रोग्राम लिखना और कुछ नहीं बल्कि किसी समस्या का सोपानबद्ध यानी कि स्टेप वाइज हल होता है, ठीक है। जो हम मैथ में यानी कि गणित में करते हैं, स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक एल्गोरिथम होता है जो क्या करता है बच्चों, कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको जो आप स्टेप लिखते हो वो किस क्रम में लिखना है, यानी कि कौन से स्टेप आपको लिखने हैं और उस स्टेप को कौन से क्रम में लिखना है वह आपको यानी कि कंप्यूटर को बताता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि, ठीक है। कलन विधि का अर्थ क्या है,
कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम किसी कार्य को पूर्ण करने की विधि का वर्णन करता है और उस विधि को समझाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? आप कोई भी कार्य करते हो, उसका स्टार्ट होने से लेकर पूर्ण होने तक की बीच की जो भी प्रक्रिया होती है उसका वर्णन करता है, ठीक है। उसके अलावा वो उस प्रक्रिया को समझाता भी है। एल्गोरिथम सुनिश्चित नियमों का एक समुच्चय होता है जो बताता है कि कुछ कार्यों को पूरा करने या कुछ समस्या को सीमित सोपानों में कैसे हल किया जाता है। यह कौन बताता है? एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम तैयार करने के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक होता है अचूक परिणाम, एक क्या होता है? अचूक परिणाम, और दूसरा है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की कार्य क्षमता, ठीक है। एल्गोरिथम के दो प्रकार है, एक होता है डेफिनेटिव एल्गोरिथम और दूसरा होता है सब्जेक्टिव एल्गोरिथम। पहले क्रम पर दिया हुआ है डेफिनेटिव एल्गोरिथम। बच्चों, डेफिनेटिव एल्गोरिथम में क्या होता है? यह इसका जो उत्तर होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ चीज ढूंढनी है, जैसे कि शब्दकोश में आपको कोई शब्द ढूंढना है, डिक्शनरी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल नंबर डायरेक्टरी में आपको किसी का नंबर ढूंढना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो वो जो होता है उसे क्या कहते हैं? डेफिनेटिव एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। डेफिनेटिव एल्गोरिथम ऐसा कार्य करता है जिसका एक निश्चित उत्तर आता है तथा यह प्रोसेसिंग की एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति होती है। यह प्रोसेसिंग की एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति होती है। शब्दकोश में शब्द ढूंढना अथवा टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में मोबाइल यानी कि टेलीफोन नंबर ढूंढने की प्रक्रिया, यह दोनों डेफिनेटिव एल्गोरिथम के उदाहरण है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तुम संजय का टेलीफोन नंबर ढूंढकर उसे फोन करना चाहते हो। संजय जो है वो एक एग्जाम्पल नाम लिया हुआ है, उसकी जगह आप अपने कोई भी मित्र का नाम लिख सकते हो। टेलीफोन डायरेक्टरी यानी कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसका नंबर कैसे ढूंढोगे? उसमें हजारों की संख्या में नाम तथा नंबर होते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फोन याद रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मित्र है उसका नंबर मोबाइल फोन में हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अंततः सर्वप्रथम तुम उस पेज पर जाओगे जिसमें नामों की शुरुआत के अक्षर एस से होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, उस लिस्ट पर जाना है जहां पर आपके कांटेक्ट जो है वो एस, यहाँ पर जैसे संजय दिया हुआ है तो संजय का पहला स्पेलिंग क्या होता है? एस। तो आप क्या करोगे, एस से जो भी नाम स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर जाओगे। इसके बाद क्या करोगे, एस ए, उसके बाद एस ए एन, ये सारे जो है वो आप ढूंढोगे, ठीक है। अपेक्षित नाम मिलने तक इस विधि का पालन करते रहोगे। टेलीफोन नंबर नोट करोगे तथा नंबर डायल करोगे। अभी हमने जो प्रक्रिया समझी, अब उस प्रक्रिया को हम आकृति के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिगिन। बिगिन का मतलब होता है कि स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करना। फिर उसके नीचे एरो किया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? सर्च द डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फाइंड संजय, ठीक है। उसके बाद नीचे एरो है और एक यह एरो जा रहा है, ठीक है। इस एरो को हम बाद में समझते हैं, पहले जो नीचे की ओर जो एरो जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर यस लिखा है, इसका मतलब कि अगर संजय मिल जाएगा, इसके अंदर जो कंडीशन, इसको क्या कहते हैं? कंडीशन यानी कि शर्त, ठीक है। अगर संजय मिल जाएगा यानी कि इसमें जो लिखा है वह सही होगा, इसका आंसर यस होगा, तो एरो यानी कि हमारा प्रोग्राम क्या होगा? आगे की ओर जाएगा, यस की ओर, ठीक है। यस यहाँ पर आया, नॉट द टेलीफोन नंबर यानी कि उसका नंबर लिखना। उसके बाद देखो फिर से एरो नीचे की ओर है, फिर लिखा हुआ है डायल द नंबर यानी कि नंबर जो है उसका डायल करना, ठीक है, कॉल करना। और फिर एंड यानी कि आप उससे बात करते हो, यानी हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। हमारा प्रोग्राम का हेतु क्या था? मेन कि आपको संजय से बात करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो नो की ओर जो एरो जा रहा है, नो का मतलब कि अगर संजय नहीं मिला, अगर संजय
नाम नहीं मिल रहा है डायरेक्टरी के अंदर, तो ये जो 9 की ओर जो एरो जा रहा है उसके ओर हमारा प्रोग्राम चला जाएगा, यानी फिर से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम, सर्च द डायरेक्टरी। ठीक है, फिर से संजय को ढूंढेंगे, अगर फिर से नहीं मिला तो फिर से 9 की ओर चला जाएगा। यह ऐसे चलता रहेगा जब तक उसको संजय ना मिले तब तक। ठीक है, अगर संजय मिल जाएगा तो नीचे के स्टेप फॉलो होंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, यह एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यह हम करते रहते हैं। अगर मोबाइल में हमारे कोई मित्र का नंबर हमें खोजना है तो हम इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं, उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाते हैं, फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है संजय, अगर हमें संजय का नंबर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, एस। ठीक है, एस स्पेलिंग से जो भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं हम उसके ओर जाएंगे और वहां पर उसका नंबर खोजेंगे। ठीक है, अगर हमें नंबर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे। ठीक है, और उससे बात करेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, फिर से डिक्शनरी में चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका होता है, जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करते हो तो ऊपर आपको सर्च की भी बटन दी हुई होती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एस में जाकर फाइंड नहीं करना है, यानी कि एस में जाकर आपको खोजना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सर्च में भी उसका नाम लिख सकते हो। सर्च में उसका नाम लिखोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम में हमारा सेकेंड टॉपिक था सब्जेक्टिव एल्गोरिथम। बच्चों, सब्जेक्टिव एल्गोरिथम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। सब्जेक्टिव एल्गोरिथम एक विशिष्ट धारणा अथवा मान्यता के आधार पर सूचना पर प्रक्रिया करता है, जिसमें सही उत्तर यह प्रत्येक की व्यक्तिगत मान्यता होती है। ठीक है, जिसमें सही उत्तर जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति की मान्यता होती है। सब्जेक्टिव एल्गोरिथम व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वित्तीय पूर्वानुमान आदि में उपयोग किए जाते हैं। इंटरनेट पर सर्च इंजन द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम सब्जेक्टिव एल्गोरिथम के उत्तम उदाहरण है। यानी कि आप इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हो वह क्या होता है, एक सब्जेक्टिव एल्गोरिथम का उदाहरण है। यानी कि आप कुछ शब्द लिखते हो और उसके रिलेटेड जो भी होता है वो आपको नीचे ऑटोमेटिकली सर्च होकर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट पर तुम्हारी अपेक्षित सूचना किस वेब पेज पर मिलेगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्रत्येक सर्च इंजन की विभिन्न कार्य पद्धति होती है। सारे सर्च इंजन जो होते हैं उसकी अपनी अलग अलग तरीके होते हैं, अपनी अलग अलग पद्धति होती है। सर्च इंजन के डिजाइनर्स निर्धारित करते हैं कि श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट क्या है। ठीक है, भिन्न भिन्न सर्च इंजन के लिए यह श्रेष्ठ विकल्प भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए जो चीज बेस्ट होती है वही चीज हमारे फ्रेंड के लिए भी हो। ठीक है, हम जिस पेन से लिखते हैं हम उस पेन से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वह पेन हमें अच्छी लगती है। ठीक है, उससे हमारे राइटिंग अच्छे आते हैं। ये सारी अलग अलग हमारे पॉइंट्स है, इसलिए हम वो पेन यूज करते हैं। पर जरूरी तो नहीं है कि हमारा मित्र भी वही पेन यूज करता हो, उसकी भी राइटिंग उसी पेन से अच्छी आती हो। ठीक है, वैसे कि सबके लिए जो भिन्न श्रेष्ठ विकल्प यानी कि बेस्ट विकल्प जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो स्कूल के ड्रेस कोड का है। यानी कि आपको पता है बहुत सारी स्कूल ऐसी होती है जहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग यूनिफॉर्म पहनना होता है। ठीक है, तो वैसा ही कोई एक एग्जाम्पल है यहाँ पर उससे रिलेटेड, जैसे कि उनका स्कूल का नियम है कि सोम से गुरु जो होता है वो यूनिफॉर्म सेम होता है, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होता है। शुक्रवार को जो होता है वो मनपसंद ड्रेस पहन सकते हैं, और फिर शनिवार को जो होता है वो पीटी यानी कि व्यायाम का जो यूनिफॉर्म होता है वो उनको पहनना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप दिया हुआ है, पहले तो हम ढूंढेंगे कि आज कौन सा दिन है। क्या करेंगे, आज कौन सा दिन है वो पहले हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है शुक्र, शनि अथवा रवि के सिवाय किसी भी दिन आप नियमित यूनिफॉर्म पहन सकते हो। ठीक है,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो तो इन 3 दिन के अलावा अगर कोई भी वार है, यानी कि सोम से गुरुवार के बीच में कोई भी वार है, कोई भी दिन है, तो आपको क्या करना है, नियमित यूनिफॉर्म पहनना है। यदि आज शुक्रवार है तो आप अपना मनपसंद ड्रेस पहन सकते हो। अगर आज शुक्रवार है तो क्या होगा, अपना मनपसंद ड्रेस पहन सकते हो। यदि आज शनिवार है तो तुम्हें पीटी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अगर आज शनिवार है तो क्या होगा, पीटी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। चलिए अब उसको हम आकृति के माध्यम से, आकृति के रूप में समझते हैं। पहले तो क्या हो रहा है, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है कि स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एरो इस तरफ जा रहा है, एक एरो नीचे की ओर है और एक एरो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हमने जो लिखा है व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, उस हिसाब से हमारा एरो जाएगा और उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम होगा। अगर आज सोमवार से गुरुवार के बीच में कोई डे है, ठीक है, मंडे टू थर्सडे के बीच में कोई डे है, तो क्या होगा, इस तरफ एरो आएगा और फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर रेगुलर यूनिफॉर्म, यानी कि आपको नियमित यूनिफॉर्म पहनना है। जो आपका स्कूल यूनिफॉर्म है वही पहनना है, ठीक है। वह पहनने के बाद ये एरो कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाना, ठीक है। नियमित यूनिफॉर्म पहनना है और फिर स्कूल जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड, यानी कि हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब फिर से हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आज कौन सा दिन है। अगर आज शुक्रवार है, अगर आज शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर अ ड्रेस ऑफ माई चॉइस, यानी कि आज आपको अपने मनपसंद ड्रेस पहननी है। हमारी स्कूल में जैसे है बुधवार को फ्री ड्रेस, ठीक है। मनपसंद ड्रेस यानी कि फ्री ड्रेस, यूनिफॉर्म के अलावा आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, ठीक है। वह ड्रेस पहनना है और फिर उसका एरो देखो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जाना। और फिर क्या हो रहा है, प्रोग्राम एंड। थर्ड नंबर पर हमें देखेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सैटरडे। अगर आज सैटरडे है तो क्या होगा, वेयर पीटी यूनिफॉर्म, यानी कि पीटी का यूनिफॉर्म पहनना है। फिर इसका एरो देखो कहाँ जा रहा है, फिर से गो टू स्कूल, यानी कि पीटी का यूनिफॉर्म पहनो और फिर अपने स्कूल जाओ। और फिर क्या होगा, प्रोग्राम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानक यानी कि स्टैंडर्ड चिन्हों यानी कि प्रतीक, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रतीकों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया के आलेखीय प्रदर्शन को फ्लो चार्ट कहते हैं। आलेखीय प्रदर्शन यानी कि चित्रात्मक निरूपण, ठीक है। और फ्लो चार्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रवाह संचित्र, ठीक है। जो प्रवाह आपको फ्लो दिखा रहा है कि प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। फ्लो चार्ट संपूर्ण प्रक्रिया को आरंभ से लेकर अंत तक दर्शाता है, जिसमें इनपुट, मार्ग यानी पाथ, ठीक है, परिपथ, क्रिया या निर्णय बिंदु तथा अंत में आउटपुट दर्शाया जाता है। आगे बच्चों, हम फ्लो चार्ट में जो भी प्रतीक यानी कि चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंसी यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अंसी का पूरा नाम क्या होगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फ्लो चार्ट में उपयोग किए जाने वाले निश्चित यानी कि स्टैंडर्ड प्रतीकों को परिभाषित यानी कि उनकी परिभाषा, ठीक है, किया है। हम यहाँ सीखेंगे कि प्रतीक यानी कि चिन्ह, उनके आकार और वे क्या निर्देशित करते हैं, यानी कि वह क्या दर्शाते हैं, वह क्या निर्देश करते हैं और उस प्रतीक को क्या कहते हैं, ठीक है। उस चिन्ह को हम किस नाम से पुकार सकते हैं, वह हमें नीचे समझाया है। तो चलिए अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रतीक है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। टर्मिनल के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट और एंड, बिगिन एंड। बिगिन की जगह आप स्टार्ट लिख सकते हो। फिर उसका कार्य दिया हुआ है स्टार्ट
एक्शन, और एंड का क्या होगा, एंड एक्शन, यानी कि इसके माध्यम से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और एंड से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड होगा। सेकेंड सिंबल यानी कि प्रतीक दिया हुआ है इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट देखिए, इनपुट एक्स, इसका कार्य क्या होता है, असाइन अ वैल्यू टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को असाइन करना, लेना, ठीक है। प्रिंट वाई, प्रिंट यानी कि आउटपुट, प्रिंट वाई, उसका कार्य क्या होगा, राइट द वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की वैल्यू लिखना। थर्ड सिंबल है हमारा प्रोसेस, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, लेट्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब उसका कार्य क्या हुआ, एड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी, यानी कि ए और बी की वैल्यू जो है उसको ऐड करना है, ठीक है, सम करना है, उनको जोड़ना है और उसका जो भी उत्तर आए वो कहाँ स्टोर करना है, सी में स्टोर करना है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है डिसीजन। डिसीजन के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है, आप उसके अंदर कोई कंडीशन लिखते हो, कोई शर्त लिखते हो, शर्त लिखते हो, अगर वो शर्त सही होगी तो हमारा प्रोग्राम यस की ओर जाएगा और अगर वो शर्त गलत होगी तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। यहाँ पे उसका कार्य लिखा हुआ है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन यस पाथ इज फॉलो। इसका मतलब कि अगर x ग्रेटर देन y है तो यस वाला जो हमारा रास्ता है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज नो पाथ इज फॉलो, यानी कि अगर ये शर्त गलत हो रही है तो हमें नो वाले भाग पर जाना है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है कनेक्टर। कनेक्टर राउंड जैसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों, यदि आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा आपने फ्लो चार्ट बनाया है और कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा है आपको ऐसे लाइन बनाने के लिए, ठीक है, फ्लो लाइन बनाने के लिए, तो उस जगह पर आप कनेक्टर रख सकते हो। यहाँ पे उसका कार्य दिया हुआ है, एंट्री इज द फ्लो चार्ट इज मेड एट कनेक्टिंग पॉइंट 1, ठीक है, यानी कि जब आप ये 1 लिखोगे ऐसे राउंड के अंदर और जब नेक्स्ट 1 लिखा हुआ होगा आपका फ्लो चार्ट क्या होगा, वहां से जंप होकर वो वाले स्टेप पर चला जाएगा, ठीक है। इस वाले स्टेप पर आने के बाद आपका फ्लो चार्ट उस वाले स्टेप पर चला जाएगा। आगे हम इसके प्रोग्राम देखेंगे, आपको उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सिंबल है फ्लो लाइन, ठीक है, एरो। अब देखिए इस प्रकार से एरो होता है, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, हमें रास्ता दिखाने का, ठीक है। सो द पाथ टू बी फॉलोड, यानी कि हमें पाथ, हमारे प्रोग्राम को रास्ता दिखाने का इसका कार्य है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट बनाने की कुछ नियम। पहले क्रम पर हमें दिया हुआ है, समस्या के बारे में सोचो तथा इनपुट, अपेक्षित आउटपुट और संभावित मर्यादाओं पर विचार करो। हमें समस्या यानी कि हमें जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, हमें पहले उसके बारे में सोचना है, उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा आउटपुट क्या बनेगा, ठीक है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। और उसके बाद में आपको आगे कौन सी मर्यादाएं यानी कि कौन से प्रॉब्लम आएंगे, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, उसके बारे में भी आपको सोचना है। सेकंड नंबर पर हमें दिया हुआ है फ्लो चार्ट में विस्तृत जानकारी न दे। फ्लो चार्ट में आपको पूरी जानकारी देनी नहीं है। तीसरे क्रम पर दिया है सरल भाषा का उपयोग करें। बच्चों आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है, पर यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको फ्लो चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी अगर वो आपका फ्लो चार्ट देखे तो उसको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको सरल भाषा का उपयोग करना है। चौथे क्रम पर हमें दिया हुआ है चर यानी कि वेरिएबल के नामों के उपयोग में कोई भूल न हो, इसका ध्यान रखो। यानी कि जब हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं,
हम हमारा आउटपुट जब शो करवाते हैं उस समय पर हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट और आउटपुट होता है उसको हम वेरिएबल के नाम पर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उनके नामों में कोई भूल होनी नहीं चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है। 5वें क्रम पर दिया हुआ है फ्लो चार्ट के ड्राइंग का अनुक्रम बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। यानी कि आप जब फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपकी ड्राइंग ऊपर से नीचे की ओर जानी चाहिए। ठीक है, उस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है कनेक्टर्स का उपयोग करके फ्लो लाइंस के प्रतिच्छेदन से बचो। यानी कि एक दूसरे से फ्लो लाइन टच होनी नहीं चाहिए, उसके लिए ही हमें कनेक्टर का उपयोग करना होता है। ठीक है, एक लाइन से दूसरी फ्लो लाइन कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है यदि फ्लो चार्ट की लंबाई एक पेज से अधिक है तो कनेक्टर का उपयोग करो। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में आपका फ्लो चार्ट जा रहा है तो आपको नीचे क्या करना है, कनेक्टर का उपयोग करना है, और दूसरे पेज पर भी स्टार्टिंग में आपको कनेक्टर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट के लाभ, जिसमें हमें पहले क्रम पर दिया हुआ है किसी प्रक्रिया के संपूर्ण सोपानों को पढ़ने के बजाय उसके चित्रात्मक निरूपण को समझना अधिक आसान होता है। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि अगर आप किसी प्रक्रिया को पढ़ते हो उसके बजाय अगर आप उसकी आकृति देखते हो तो आपको वह प्रक्रिया अधिक अच्छे से समझ आती है। जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने के पहले क्या करते हैं, वो लोग उसकी आकृति बनाते हैं। ठीक है, कि किस जगह पर उनको बिल्डिंग का पार्किंग रखना है, कहाँ पर शॉप होगी, कहाँ पर घर बनाएंगे, ये वगैरह जो भी उनको बनाना होता है उसका वो लोग क्या करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कंप्यूटर निर्देश लिखने के लिए फ्लो चार्ट बहुत सरल तथा सुविधाजनक साधन होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है वो बहुत ही सरल होता है और अच्छे से सुविधाजनक साधन भी है। यानी कि आपको फ्लो चार्ट में जो प्रतीक यूज होते हैं, सिंबल यूज होते हैं, आपको उसकी जानकारी रखनी है और उस हिसाब से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो आप इसको एकदम सरलता से समझ सकते हो। थर्ड क्रम पर हमें दिया हुआ है आवश्यकता पड़ने पर स्टेप की समीक्षा यानी कि रिव्यू, यानी कि फिर से उसको दोहराना, ठीक है, चेक करना तथा उनमें सुधार करना सरल हो जाता है। यानी कि अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा उपाय है या एक से ज्यादा आपको रीत आती है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, हम मैथ का जो एग्जाम्पल है वो याद रखेंगे कि मैथ का कोई प्रश्न है उसको आपको हल करना है तो उसमें एक से ज्यादा रीत होती है। ठीक है, उसको हल करने की एक से ज्यादा तरीके होते हैं, तो आपको वो सारे तरीकों की तुलना करना जो होता है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट की कमियां, जिसमें पहले क्रम पर दिया हुआ है किसी बड़ी तथा जटिल समस्या के लिए फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली तथा उबाऊ हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है या जटिल समस्या है तो अगर आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें आपको अधिक समय लगता है। ठीक है, कौन सा स्टेप आपको, कौन सा सिंबल यूज करना है, कौन सा स्टेप कब आएगा, वो सब आपको डिसाइड करने में बहुत समय चला जाता है और उससे आप उब भी जाते हो। ठीक है, बोर भी हो जाते हो। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है फ्लो चार्ट में प्रतीक यानी कि चिन्हों का उपयोग होता है। अंततः प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन होने पर नया फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट हम बनाते हैं किसकी मदद से बनाते हैं, प्रतीकों का उपयोग करके। अगर प्रोग्राम में आगे जाकर कोई भी परिवर्तन हो रहा है या कुछ भी नया या पुराना हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से जो चिन्ह होते हैं वो बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, हमने जो फ्लो चार्ट बनाया वो बेकार हो जाता है, हमें फिर से नया बनाना पड़ता
है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में लिखी जाने वाली सूचना के लिए कोई निश्चित यानी कि स्टैंडर्ड नियम नहीं होता है। ठीक है, अंततः किसी एक समस्या के लिए तैयार किए जाने वाले भिन्न भिन्न फ्लो चार्ट के तर्क एक होते हैं, परंतु उसमें दर्शाई गई सूचना भिन्न भिन्न होती है। यानी कि फ्लो चार्ट में जब आप कोई भी समस्या बताते हो, यानी कि फ्लो चार्ट जब बनाते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका और बाकी जिसने बनाया उनका सबका सेम ही फ्लो चार्ट हो। ठीक है, पर जो भी सूचनाएं दर्शाई जाती है वो अलग अलग होती है।